नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एएसपी हिस्ट्री वाला पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 दिनों में हमने डी ट्रिपल एस पी पीजीटी हिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने अब तक 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लिया। आगे के जो 100 प्रश्न हो रहे हैं 101 से लेकर 200 तक, इन सभी 100 प्रश्नों को हम आज की क्लास में करने वाले हैं। और आज की क्लास के साथ ही आज जो इसका ये पार्ट 3 होगा, पार्ट 2 नहीं पार्ट 3 है, इसके साथ ही इसका जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो पेपर है इसको हम पूरा कर लेंगे। तो करते हैं हम बिना कुछ फॉर्मेलिटीज़ के आज की क्लास को शुरू। तो आज की क्लास में जो प्रश्न रहने वाले 101 से लेकर 200 तक रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में से किसने अकबर के शासनकाल के दौरान अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। मध्यकालीन कौन सा विद्वान था जिसने अकबर के शासनकाल के दौरान अनेक संस्कृत ग्रंथों का जो फारसी में अनुवाद किया था। मुगल शासकों के अंदर सबसे पहला अकबर ही था जिसने अलग से एक विभाग स्थापित किया था जिसका कार्य था संस्कृत जो ग्रंथ थे, प्राचीन जो ग्रंथ है संस्कृत जितनी भी पुस्तकें थी उनका फारसी भाषा में अनुवाद करना। और इस विभाग का जो दायित्व सौंपा गया था, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वह बनाया गया था फैजी को। फैजी जो अबुल फजल का ही भाई था, इसे जो इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। और इस विभाग का मुख्य कार्य सभी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का जो फारसी में अनुवाद करना। इसमें बहुत सारे विद्वानों ने कार्य किया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जिसने अकबर के जो शासनकाल के दौरान है जो फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी, अमीर खुसरो, अल बरूनी या फिर अबुल फजल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का जो फारसी में अनुवाद किया था, जिसके अंदर प्रमुख है सिंहासन बत्तीसी, रामायण, अथर्ववेद, महाभारत, इन सभी का जो इसने फारसी में अनुवाद किया था। हालांकि यह बहुत ही कट्टर व्यक्ति था। इसने एक बार कहा भी था कि हिंदू देवताओं के नाम लिखते हुए मेरी कलम रो रही है। तो इस प्रकार की कट्टरता भरी हुई थी इसके अंदर। लेकिन इसने अकबर के कहने पर इसमें जो संस्कृत ग्रंथ है उनका फारसी में अनुवाद किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय परंपराओं और प्रारंभिक सूफी विचारधारा के बीच अन्योन्य क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। भारतीय परंपराओं और सूफी विचारधारा के मध्य कौन से कथन, इनके संबंध के मध्य कौन से कथन है जो सत्य हैं। 4 कथन दे रखे हैं। सबसे पहला है कि भारत में सूफी आंदोलन ने योग सहित सभी भारतीय आध्यात्मिक प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया। भारत में सूफी आंदोलन ने योग सहित सभी भारतीय आध्यात्मिक प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया। सूफी विचारधारा पूर्ण रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पर आधारित थी। प्रारंभिक सूफियों ने भारतीय अनुष्ठान और यौगिक प्रथाओं से स्वतंत्र रूप से प्रेरणा ली, लेकिन इस्लामी दार्शनिक को आधार बनाए रखा। या फिर भारतीय दार्शनिक विचारों का इस्लामी विचारधारा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन है जो सत्य है। पहले ऑप्शन में दे रखा है कि योग सहित सभी भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को अस्वीकार कर दिया। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूफी जो संत वे थे इन्होंने योग में हिस्सा लिया था। निजामुद्दीन जो औलिया थे उन्होंने तो योग प्राणायाम को इस हद तक अपनाया था कि उन्हें योगी सिद्ध के नाम से जाना जाता था, जिन्हें अरबी में हब्स दम कहा गया, जिसे योगी सिद्ध नाम से जानते थे। तो उन्होंने तो योग पर बहुत ज़्यादा बल दिया था, योगाभ्यास पर बल दिया, ध्यान क्रियाओं पर बल दिया था। तो पहला ऑप्शन तो इसका बिल्कुल सही गलत होगा, अस्वीकार नहीं किया था। दूसरा है कि सूफी विचारधारा पूर्ण रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म पर आधारित थी। पूर्ण रूप से हिंदू, हालांकि इन्होंने हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, भारतीय परंपराओं से बहुत सी चीज़ें सीखी थी, लेकिन पूर्ण रूप से अगर हम कहें कि पूर्ण रूप से हिंदू या बौद्ध धर्म पर आधारित थी तो यह बात भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रारंभिक सूफियों ने भारतीय अनुष्ठानों और यौगिक प्रथाओं से स्वतंत्र रूप से प्रेरणा ली, लेकिन इस्लामी दार्शनिक को आधार बनाए रखा। तो ये बात बिल्कुल सही है, भारतीय अनुष्ठानों और यौगिक प्रथाओं से प्रेरणा अवश्य ली थी, लेकिन इन्होंने अपना इस्लामिक दार्शनिक जो बनाए रखा था। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में सूफी
और हिंदू आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए चित्तौड़ पर किस ऐतिहासिक व्यक्ति ने हमले का रूपात्मक रूप से उपयोग किया था? पद्मावत जो ग्रंथ है जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था, इसमें जो चित्तौड़ पर जो हमला किया था इसमें कौन से व्यक्ति का जिक्र किया गया? महमूद गजनवी का, मोहम्मद गौरी का, शेरशाह सूरी का या फिर अलाउद्दीन खिलजी का? तो ये आप सभी को पता है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप के जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए? कृषि के जो प्रारंभिक साक्ष्य है कौन से जो क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से, बुरझोम से, गुफकराल से या फिर किले मोहम्मद से? तो कृषि के जो प्राचीनतम हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं ये हमें मिलते हैं मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ जो नवपाषाण काल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मेहरगढ़ से मिले। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का ही जो हिस्सा है बलूचिस्तान, वहीं बलूचिस्तान की बेलन घाटी में मेहरगढ़ की खोज हुई थी। इसकी खोज जो 1968 के अंदर की गई थी। 1968 में सरदार घोष बख्श के द्वारा इसकी खोज की थी और 1974 के अंदर जो इसका उत्खनन किया गया था जोरिज मोहिद्दे के द्वारा 7 स्थानों का यहाँ पर उत्खनन किया गया था। यहाँ से संविधान की प्रणाली मिली, अनाज के भंडारण की व्यवस्था मिली, कच्चे ईंटों के मकान मिले, मृण मूर्तियाँ मिली, भैंस को पालतू पशु के रूप में पालने का जो यहाँ पर अवशेष मिला। कृषि के अनेक प्रमाण मिले जिसमें गेहूं मिले, जौ मिले, कपास, खजूर इत्यादि सभी प्रकार के जो यहाँ से अवशेष मिले थे। दूसरा जो स्थल है बुरझोम, यह भी नवपाषाण काल का ही स्थल है और गुफकराल यह भी नवपाषाण काल का स्थल है। बुरझोम और गुफकराल ये दोनों ही कश्मीर में स्थित है और यहाँ पर इन दोनों ही जगहों से गर्तावास मिले हैं। भूमिगत अनाज संग्रह के यहाँ से अवशेष मिले हैं। तो ये दोनों कश्मीर के अंदर है और मेहरगढ़ जो ये बलूचिस्तान में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 नंबर होगा मेहरगढ़, जहाँ से कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य जो हमें मिलते हैं नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान एक विशाल गुलाम आबादी रखने के लिए जाना जाता है? दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो एक विशाल गुलाम आबादी रखने के लिए जाना जाता है, जिनकी संख्या लगभग 1,80,000 थी, जिनमें से लगभग 12,000 कारीगरों के रूप में कार्यरत थे, जो दर्शाता है कि सल्तनत समाज में अधिकार स्वामी दास संबंधों के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जाता है। यानी कि इसमें पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत के दरमियान कौन सा वह सुल्तान था जिसके समय गुलामों की संख्या सर्वाधिक थी, जो लगभग 1,80,000 के आसपास थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय जो गुलामों की संख्या सर्वाधिक थी। गुलामों की संख्या सर्वाधिक होने का कारण क्या था? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने जो दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए जो भी दास थे सारे शाही दरबार में रह गए थे, तो इनकी संख्या बढ़ती गई और बढ़कर 1,80,000 तक पहुंच गई थी। दासों के नियंत्रण के लिए इन्होंने एक अलग से विभाग भी गठित किया था जिसे दीवान ए बंदगान कहा गया था। दीवान ए बंदगान नाम से अलग विभाग जो गठित किया था, जिसका मुख्य कार्य था दासों को प्रशिक्षण देना, दासों को वेतन देना। वेतन भी अलग अलग प्रकार से दिया जाता था, अलग अलग कार्य के थे। तो 10 से लेकर 100 टंका तक का दासों को जो वेतन मिलता था। और इस विभाग को चलाने के लिए 2 अधिकारी भी नियुक्त किए थे, जिनमें एक चाउस गौरी था, दूसरा अर्जे बदगान था। दासों का जो उपयोग है इनमें लगभग 40,000 दासों को घुड़सवार के रूप में, शाही महल के प्रहरी के रूप में इनकी नियुक्ति की। 12,000 दास जो कारखानों में कारीगरों के रूप में लगाए गए। इसके अलावा भी जो और अन्य दास थे वो अन्य किसी न किसी विभाग में कार्यरत थे। तो सर्वाधिक जो संख्या थी फिरोज शाह तुगलक के समय थी। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य को किस वेदांत दर्शन का संस्थापक माना जाता है? रामानुजाचार्य को कौन से वेदांत दर्शन का संस्थापक माना जाता है? शुद्धाद्वैत वेदांत का, शुद्धाद्वैत का, विशिष्टाद्वैत का, अद्वैत वेदांत या फिर द्वैत वेदांत? रामानुजाचार्य के द्वारा कौन सा वेदांत दर्शन है जो कौन से वेदांत दर्शन का मत दिया गया था? तो रामानुजाचार्य ने जो दिया था वह दिया था विशिष्टाद्वैत।
विशिष्ट द्वैत जो 2 नंबर ऑप्शन है जो रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया। शुद्ध अद्वैत जो वेदांत का दर्शन है यह दिया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा। वल्लभाचार्य का जो मत था वह था शुद्धाद्वैत। अद्वैत वेदांत का जो मत दिया था यह दिया था शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य ने जो अद्वैत में वेदांत का मत दिया और अद्वैत वेदांत का दिया था माधवाचार्य ने। माधवाचार्य के द्वारा अद्वैत वेदांत का मत दिया गया। इसके अलावा द्वैत जो मत है यह निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया और अचिंतनीय भेदाभेद का मत है जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया। तो ये वेदांत जो दर्शन थे प्रमुख, इनमें रामानुजाचार्य का आएगा विशिष्ट अद्वैत वेदांत, 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इसमें 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा जो गलत है। सबसे पहला इसमें ऑप्शन है कि हड़प्पा बस्तियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो हड़प्पा बस्तियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कि साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्य भी इसकी पुष्टि करते हैं। साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्य भी इसकी पुष्टि करते हैं कि हड़प्पा बस्तियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं कि हड़प्पा के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे, कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? तो मेसोपोटामिया के में एक लेख है सारगोन का लेख, सारगोन के अंदर मेलुआ का लेख है, वहाँ से हमें वो सिंधु सभ्यता के साथ व्यापार का साक्ष्य मिलता है। मेसोपोटामिया के विभिन्न शहरों जिनमें ऊर आ गया, किस आ गया, लगस है, सुमेर है, नूपुर है, इन सभी से हड़प्पा की मुहरें प्राप्त हुई है। ऊर से हड़प्पा का कॉर्नेलियम जो हार था वह प्राप्त हुआ तथा ताम्र का श्रृंगार जो पेटी थी वह भी हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इस आधार पर यह माना गया कि हड़प्पा के और मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो इसका ए और आर दोनों सही होंगे, 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? मध्यकालीन भारत में सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन है जो इसमें से सही है? पहला कि इस अवधि के दौरान सूफी और भक्ति आंदोलनों ने सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। इस अवधि के दौरान सूफी और भक्ति आंदोलनों ने सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया था। तो भक्ति संतों ने और सूफी संतों दोनों ने ही सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया था। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। दूसरा कि दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने केवल इस्लाम को संरक्षण दिया। तो यह बात बिल्कुल गलत है। दिल्ली सल्तनत के शासक और मुगलों के शासकों ने केवल इस्लाम को, हालांकि कुछ शासक कट्टरवाद थे लेकिन बहुत से शासक जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने इनके प्रशासन में तो बड़े पदों पर हिंदू थे। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा हिंदू है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे। मुगलों में भी अकबर ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया था, तो केवल इस्लाम को संरक्षण दिया, ये बात बिल्कुल इसकी गलत होगी। तीसरा कि संतों ने जातिगत असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। जातिगत जो भेदभाव है इसके विरुद्ध संतों ने आवाज़ उठाई थी। तो तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों ने धार्मिक साहित्य को समृद्ध किया था। तुलसीदास और सूरदास के सारे साहित्य जो धार्मिक साहित्य है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 नंबर गलत होगा, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 यानी कि 2 नंबर जो ऑप्शन है 1, 3 और 4 इसका सही होने वाला है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगर हम बात करें सूरदास और तुलसीदास के जो अगर ग्रंथों की हम कुछ बात करें, इन्होंने धार्मिक ग्रंथ जो लिखे थे, तो तुलसीदास के जो ग्रंथ हैं इनमें सबसे मुख्य जो नाम आता है रामचरितमानस, जो आप सबने सुना होगा। इसके अलावा गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, वर्व्य रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, ये सभी तुलसीदास के द्वारा लिखे गए हैं। और सूरदास के द्वारा जो साहित्य लिखे गए थे, जिनमें सूरसागर है, भ्रमर गीत है, सूरसावली है, साहित्य लहरी है, ये सभी सूरदास के द्वारा लिखे गए थे। तो ये सभी धार्मिक ग्रंथ ही थे। तो इसका 1, 3 और 4 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह, तो ताम्रलिप्ति रेशम मार्ग के प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय बंदरगाहों में से एक था, ये कहाँ स्थित है? ताम्रलिप्ति बंदरगाह पूछा कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में था, पश्चिम बंगाल, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भक्ति आंदोलन के संबंध में यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है। सबसे पहला है कि नलियरा दिव्य प्रबंधम नयनार भक्ति भजनों का संकलन था। तो नयरा दिव्य प्रबंधन है जो ये नयनार भक्ति भजनों का संकलन नहीं बल्कि अलवार भजनों का संग्रह था, और इसके अंदर लगभग 4000 भजन थे। 4000 भजन थे जो सभी 12 अलवार संत हुए थे। इन सभी संतों के द्वारा रचित भजन थे, और इन सभी जो भजन थे इनका जो 4000 जो भजन थे इनका संकलन करके नयरा दिव्य प्रबंधन नाम से जो पुस्तक लिखी गई। इनका जो संकलन किया था वह क्या था, आचार्य नाथ मुनि के द्वारा। आचार्य नाथ मुनि ने जो इनका संकलन किया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, नयनार भक्तियों का नहीं बल्कि अलवार भक्ति संतों का है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है क्रेकाल अम्यार शिव की स्त्री भक्ति। तो क्रेकाल अम्यार जो शिव की स्त्री भक्ति, बिल्कुल यह शिव की स्त्री भक्ति जो अलवार संत थी, सॉरी नयनार संत थी। नयनार संतों में जो स्त्री संतों के नाम आते हैं उन्हीं में से एक थी, और यह अपने हाथों से चलकर कैलाश पर्वत गई थी। जो क्रेकाल अम्यार है हाथों से चलकर ये कहाँ गई थी, हाथों से चलकर कैलाश पर्वत तक गई थी। हाथों से चलकर कैलाश पर्वत की जो इसने यात्रा की थी, कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। तो दूसरा ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा ऑप्शन में दे रखे कि नयनार भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे। तो नयनार विष्णु के नहीं थे, नयनार शिव भक्त थे, और जो विष्णु के भक्त थे वो अलवार संत थे। और चौथे नंबर पर है तेवरम। तेवरम अलवार संतों द्वारा रचित भक्ति भजनों का संग्रह था। तो यह भी अलवारों को नहीं बल्कि नयनारों को था। तो 4 नंबर गलत है, 3 नंबर भी गलत है, 1 नंबर भी गलत है, 2 नंबर है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शूद्र को किस ग्रंथ में दूसरे का सेवक इच्छा अनुसार निष्कासित किया जाना और इच्छा अनुसार वध किया जाना के रूप में वर्णित किया गया है। शूद्रों को कौन से ग्रंथ में जो दूसरे का सेवक कहा गया, इनका इच्छा अनुसार इनको निष्कासित किए जाने का उल्लेख किया गया और इच्छा अनुसार इनका वध किए जाने के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये हमें जो उल्लेख मिलता है ये हमें मिलता है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। तैत्तिरीय ब्राह्मण है जो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें एक ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर ही है जो शूद्रों को दूसरे का सेवक इच्छानुसार निष्कासित किया जाना और इच्छानुसार वध किया जाना कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है यह सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, और यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है जो कृष्ण यजुर्वेद का है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है जो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण है जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कहानी में बताया गया कि कैसे नारद ने श्वेतद्वीप का दौरा किया और शाश्वत पवित्र परमात्मा का सामना किया। कौन सी कहानी में बताया गया कि नारद ने श्वेतद्वीप का दौरा किया और शाश्वत पवित्र परमात्मा का सामना किया था। तो ये हमें जो जानकारी मिलती है ये हमें मिलती है भागवत के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा भागवत में। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनपद निवेश खंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अर्थशास्त्र के अंदर जो अलग अलग खंड दे रहे थे, अलग भाग दे रखे थे, इनमें से जो जनपद निवेश खंड है यह जनपद निवेश खंड में जो किससे संबंधित है, गैर कृषि उत्पादों पर सहायता नियंत्रण, नागरिकों के उत्तरदायित्व, राजा के कर्तव्य, या फिर गांव का राजस्व बंदोबस्त। तो जनपद निवेश खंड के अंदर जो राजा के कर्तव्य बताए गए हैं, जनपद निवेश खंड में राजा के कर्तव्य बताए गए हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, चाणक्य या जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा गया, इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके यह एक राजनीतिक ग्रंथ है, यह आप सभी को पता है। इसके अंदर टोटल 15 भाग या जिन्हें अधिकरण कहा गया,
15 इसमें अधिकरण है, 180 इसके अंदर प्रकरण दे रखे हैं और इसके अंदर 6000 श्लोक है। 6000 श्लोक है, 6000 श्लोकों से निर्मित यह ग्रंथ है। तो चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत भाषा में लिखा गया, 15 भाग या 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक है। इसका जो जनपद निवेश खंड है इसके अंदर राजा के कर्तव्य बताए गए हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सिख परंपरा में विशेष रूप से पूजनीय है क्योंकि उनके भक्ति काव्य गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा है। कौन से सूफी संत हैं जो सिख परंपरा में भी विशेष रूप से पूजनीय है? सूफी संत जो सिख परंपरा में भी विशेष रूप से पूजनीय है क्योंकि उनके जो भक्ति काव्य है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है उसके अंदर भी सम्मिलित है। तो इनमें से कौन से सूफी संत है? शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी या फिर शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। तो यह जो संत है यह संत है शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर। शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर 1 नंबर ऑप्शन। शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर के जो भक्ति काव्य या गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है और यह गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए थे गुरु अर्जुन देव ने इनसे प्रभावित हुए, इनके वचनों से प्रभावित हुए और इनके जो भक्ति काव्य जो ग्रंथ है इनको गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया था। शेख अगर हम फरीदुद्दीन गजे शंकर की अगर बात करें तो इन्होंने वृद्धावस्था में 3 विवाह किए थे और इनकी जो एक पत्नी थी वो बलबन की पुत्री थी। बलबन जो गुलाम वंश का एक शासक था सल्तनत काल का, उसी बलबन की एक पुत्री थी जो इन शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर की पत्नी थी। और शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर की अगर खानका की हम बात करें तो इनकी खानका जो है ये अजोधन के अंदर है। खानका अजोधन है, अजोधन का है, अजोधन मुल्तान के अंदर इनकी दरगाह इनकी जो खानका है वो स्थित है। निजामुद्दीन औलिया जो एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित रहे थे, अविवाहित रहने वाले एकमात्र चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया थे। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलनों के कुछ पंथ सूफीवाद के कुछ सिद्धांतों से प्रभावित थे। भक्ति पंथ का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सूफीवाद के साथ समानता रखता है? मध्यकालीन भक्ति आंदोलनों के कुछ पंथ सूफीवाद के कुछ सिद्धांत से प्रभावित थे। भक्ति पंथ का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो सूफीवाद के साथ समानता रखता है? तो एक ईश्वर में विश्वास। एकेश्वरवाद की जो परंपरा थी यह सूफियों से ले गई थी। एकेश्वरवाद की परंपरा पहले सूफियों में थी। भक्ति आंदोलनों के दौरान भी, भक्ति संतों के दौरान भी हमने इसमें देखा कि निर्गुण सगुण अलग अलग प्रकार के थे। इनके अंदर भी एकेश्वरवाद बहुदेववाद थे। तो एकेश्वरवाद जो एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाले थे, यह जो विचारधारा थी सूफियों की थी और सूफियों का ये सिद्धांत जो भक्ति पंथ ने भी अपनाया था। तो 1 नंबर ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका आंसर होगा, 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मलफूजात के किस संग्रह में हजरत निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाएं और प्रवचन शामिल है? मलफूजात के कौन से संग्रह के अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाएं और प्रवचन शामिल है? तो यह फवाइद उल फवाद के अंदर, फवाइद उल फवाद 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान अफगानिस्तान के अंदर स्थित कौन सी हड़प्पा व्यापार चौकी इस क्षेत्र के साथ व्यापार का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करती है? वर्तमान अफगानिस्तान के अंदर स्थित कौन सी हड़प्पा चौकी है जो इस क्षेत्र के साथ व्यापार का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करती है? अफगानिस्तान के अंदर हमें 2 स्थान मिलते हैं जिनके अंदर एक सोर्तगुई है और दूसरा है मुंडीगाग। ये दोनों हड़प्पा के मुख्य स्थल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर व्यापार होते थे इस रास्ते से। तो यहाँ पर हड़प्पा की व्यापारिक चौकियाँ स्थित की गई थी। तो एक जो सोर्तगुई है और दूसरा एक मुंडीगाग नाम से भी एक अफगानिस्तान के अंदर व्यापारिक चौकी थी जो इसका प्रमुख स्थान नहीं था लेकिन व्यापारिक चौकी थी। तो 2 नंबर ऑप्शन सोर्तगुई है जो यह हमें बताता है कि यहाँ पर हड़प्पा काल की व्यापारिक चौकी स्थित थी। सूतकांगेडोर है जो ये बलूचिस्तान में है, मेहरगढ़ भी बलूचिस्तान में और बालाकोट भी बलूचिस्तान में, ये तीनों बलूचिस्तान के स्थल है। और सोर्तगुई है जो ये अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा को 3 प्रकार के ऋणों से मुक्ति पाने का साधन माना जाता है।
से 3 प्रकार के ऋणों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। वो 3 ऋण कौन से हैं? तो वह 3 ऋण है ऋषि ऋण, दिव्य ऋण और पैतृक ऋण। ऋषि ऋण, दिव्य ऋण और पैतृक ऋण, 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म और शंकराचार्य के बीच क्या समानता थी? बौद्ध धर्म और शंकराचार्य के मध्य क्या समानता थी? तो दोनों अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। दोनों ने आत्मा के अस्तित्व को नकारा। दोनों ने संसार को मिथ्या और भ्रम बताया, या फिर दोनों ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। तो दोनों के मध्य समानता कौन सी थी? तो समानता थी कि दोनों ने संसार को मिथ्या और भ्रम बताया था। दोनों ने संसार को जो मिथ्या और भ्रम बताया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हड़प्पा काल के संदिग्ध साक्ष्यों को छोड़कर निम्नलिखित में से किस काल में दासों का पहला स्पष्ट उल्लेख मिलता है? भारत में हड़प्पा काल के संदिग्ध साक्ष्यों को छोड़कर निम्नलिखित में से दासों का जो, अगर हड़प्पा काल को हम छोड़ दें तो उसके पश्चात भारत में स्पष्ट रूप से दासों का जो पहला उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में, गुप्त काल में, या फिर मौर्य काल में? तो दासों का जो हमें उल्लेख मिलता है यह हमें मिलता है गुप्त काल के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। वैदिक काल में हमें जो उल्लेख अब मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दयानंद सरस्वती के महिलाओं के लिए शैक्षिक दर्शन के बुनियादी मतभेद को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है दयानंद सरस्वती के महिलाओं के लिए शैक्षिक दर्शन के बुनियादी मतभेद को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? सबसे पहला ऑप्शन है कि शिक्षा को मुख्यतः महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के हेतु तैयार करना चाहिए। घर तक सीमित रखना दयानंद सरस्वती का उद्देश्य ही नहीं था। समाज सुधार और नैतिक शिक्षा की बात की गई थी। तो सिर्फ घरेलू शिक्षा की बात करना, घरेलू कार्य हेतु शिक्षित करना बिल्कुल यह उद्देश्य नहीं था। पहला ऑप्शन इसका एकदम गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है कि महिलाओं की शिक्षा को पारंपरिक भूमिकाओं के पक्ष में हतोत्साहित किया जाए। हतोत्साहित करना इनका उद्देश्य नहीं था। दूसरा ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तीसरा है कि शिक्षा को सामाजिक कार्य से परे व्यक्तिगत सद्गुण विकसित करने के साधन के रूप में महत्व दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत सद्गुण विकसित करने की बात बिल्कुल की गई थी। सामाजिक कार्य से परे व्यक्तिगत सद्गुण विकसित करने की बात की थी। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा को सामाजिक कार्यों से परे व्यक्तिगत सद्गुण विकसित करने के साधन के रूप में महत्व दिया जाना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय समुदायों द्वारा प्राय उपयोग की जाने वाली किस पारंपरिक कृषि पद्धति में अस्थायी कृषि योग्य भूखंड बनाने के लिए पेड़ पौधों को काटकर और जलाकर वन भूमि साफ करना शामिल है? हालांकि जियोग्राफी का प्रश्न हो गया। पूर्वोत्तर भारत के अंदर जनजातीय समुदायों के द्वारा प्राय उपयोग की जाने वाली किस पारंपरिक कृषि पद्धति में अस्थायी कृषि योग्य भूखंड बनाने के लिए पेड़ पौधों को काटकर और जलाकर वन भूमि साफ करना सम्मिलित था? तो यह थी झूम खेती। झूम खेती के अंदर जो पेड़ पौधों को काटकर उनको जलाकर जो राख होती थी उसे उर्वरक के रूप में काम लिया जाता था और भूमि को जो खेती योग्य बनाया जाता था। तो इस पद्धति को जो झूम खेती कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। सीढ़ीनुमा जो खेती है यह पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। पहाड़ी क्षेत्र जो पहाड़ियों की ढलान जो होती है वहां पर सीढ़ीनुमा बनाकर खेती की जाती है। ड्रिप सिंचाई ये आधुनिक सिंचाई और ग्रीन हाउस यह भी आधुनिक खेती का ही प्रकार है। तो इसमें जो पेड़ पौधों को काटकर जलाकर वन साफ करना की जो पद्धति थी उसे झूम खेती कहा जाता था। 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि धर्मसूत्रों में वर्णित प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित नियोग प्रथा निम्नलिखित में से किसकी अनुमति देती है? धर्मसूत्रों में वर्णित प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित जो नियोग प्रथा थी यह किसकी अनुमति देती है? विधवाओं द्वारा पुजारी से विवाह की, विधवाओं द्वारा अपनी पसंद के किसी भी पुरुष से पुनर्विवाह करने की, विधवा स्त्री द्वारा संतान उत्पत्ति के लिए देवर या निकट पुरुष रिश्तेदार के साथ संबंध बनाने की, या फिर विधवा का उसके मृत पति की संपत्ति पर अधिकार की। तो नियोग जो प्रथा थी यह थी विधवा स्त्री द्वारा संतान उत्पत्ति के लिए देवर या निकट पुरुष रिश्तेदार जो
पति के भ्राता संबंध का कोई पुरुष हो उसके साथ संबंध बनाने की। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1914 में कोमागाटा मारू के सिख यात्रियों के प्रवेश निषेध के लिए कैनेडियन अधिकारियों द्वारा उपयोग किया गया प्रमुख कानूनी प्रावधान कौन सा था? 1914 में कोमागाटा मारू के सिख यात्रियों को प्रवेश निषेध के लिए कैनेडियन अधिकारियों द्वारा उपयोग किया गया कानूनी प्रावधान कौन सा था? 1914 के अंदर भारत से सिख यात्री कनाडा गए थे, वहां पर उनको जहाज से उतरने नहीं दिया गया था, क्योंकि वहां पर एक कानून बनाया गया था जिसे कंटिन्यूज जर्नी रेगुलेशन नाम से पारित किया था। इसमें था कि जो भी यात्री सीधे अपने मूल देश से बिना रुके आएंगे सिर्फ उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। और उस समय भारत से सीधा जो कोई भी जहाज नहीं था, भारत से सीधा जहाज में बैठकर कनाडा जाने का कोई नहीं था, तो वो बीच में जहाज चेंज करते थे। जो भी चेंज करके आता था उन्हें वहां पर प्रवेश नहीं दिया गया। इसलिए जो भी सिख यात्री कनाडा उस समय गए थे उन सभी को वहां से वापस भेज दिया गया था, कनाडा की भूमि पर उतरने नहीं दिया था। तो वह जो कानून था वह था कंटिन्यूज जर्नी रेगुलेशन। 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिजलाल द्वारा करारबंद श्रमिक अनुभव के प्रत्यक्ष विवरण चलो जहाजी में फिजी के करारबद्ध श्रमिकों को संदर्भित करने के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? ब्रिजलाल के द्वारा करारबद्ध श्रमिक अनुभव के प्रत्यक्ष विवरण चलो जहाजी में फिजी में करारबद्ध श्रमिकों को संदर्भित करने के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लिया जाता है? गिरमिटिया 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जनजातीय समुदायों के संबंध में वेरियर एल्विन की समझ के सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? कौन सा कथन है जो भारत में जनजातीय समुदायों के संबंध में वेरियर एल्विन की समझ को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? सबसे पहला इसमें ऑप्शन है कि जनजातियों को सभ्य बनाने और उनकी पिछड़ी स्थितियों से ऊपर उठाने के लिए ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाना। एल्विन जो है यह किसी भी प्रकार के धर्म परिवर्तन में इनका पक्ष नहीं था, ये संरक्षणवाद के पक्ष में थे, ना कि धर्म परिवर्तन के पक्ष में। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि शिक्षा और आर्थिक विकास के माध्यम से जनजातियों को तेजी से हिंदू समाज की मुख्य धारा में आत्मसात किया जाना, एल्विन इसके विरोधी थे, तो दूसरा ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तीसरा कि जनजातीय समाज सभ्यता के प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनजातीय समाज सभ्यता के प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे राज्य हस्तक्षेप के माध्यम से आधुनिक बनाया जाना चाहिए था। और चौथा ऑप्शन है कि जनजातीय संस्कृतियों का आंतरिक मूल्य होता है, जनजातीय संस्कृतियों का आंतरिक मूल्य होता है और उन्हें भारतीय राष्ट्र के भीतर स्वायत्त स्वशासित इकाइयों के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा। वेरियर एल्विन ने जनजातियों के सांस्कृतिक स्वरूप और जो आंतरिक मान्यताओं पर बल दिया था, जनजातियों को प्राचीन या अक्षम कहकर न तोड़ने की इन्होंने जो वकालत की थी। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि कुछ भारतीय महिलाओं द्वारा नारीवादी उपाधि को अस्वीकार करने का कारण क्या था? कुछ भारतीय महिलाओं के द्वारा नारीवादी उन्हें जो उपाधि दी गई थी, इस उपाधि को अस्वीकार करने का कारण क्या था? सबसे पहला कि वे समानता में विश्वास नहीं रखती थी। अधिकतर महिलाएं समानता तो चाहती थी, तो यह कारण तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन तो इसका गलत है। दूसरा कि यह पश्चिमी दृष्टिकोण से प्रेरित है और भारतीय महिलाओं की स्थिति को दर्शाने में विफल है। तो नारीवादी जो उपाधि है, फेमिनिज्म जो शब्द है, यह पश्चिमी सभ्यता का स्वरूप है जो भारतीय सामाजिक संस्कृति की विशिष्टताओं को दृष्टिगत करता है। तो बिल्कुल यही कारण था, इसी कारण से जो नारीवादी उपाधि जो फेमिनिस्ट टाइटल्स जो था इसको जो भारतीय महिलाओं ने अस्वीकार किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास के प्राचीन काल में विदेशों में बसने वाले भारतीय प्रवासियों को मुख्य रूप से किस रूप में जाना जाता था?
इतिहास के प्राचीन काल में विदेशों में जो बसने वाले भारतीय प्रवासी थे उन्हें मुख्य रूप से किस रूप में जाना जाता था? बागानों पर काम करने वाले करारबंद श्रमिक, तो ये तो आधुनिक काल की श्रेणी थी। आधुनिक काल में जो श्रमिक जो बाहर काम करने जाते थे, इन्हें बागानों पर काम करने वाले जो एक करार होता था इनके मध्य, इन्हीं से वो काम करने जाते। तो ये तो आधुनिक काल का। हमें पूछा प्राचीन काल में जो विदेशों में भारतीय जाते थे। दूसरा ऑप्शन है कि प्रतिद्वंदी राज्यों में से शरण लेने वाले राजनीतिक निर्वासित, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि भारतीय सभ्यता और धर्म के राजदूत या दुर्लभ वस्तुओं के व्यापारी। तो प्राचीन काल में जो भारत से जो भी प्रवासी बाहर दूसरे देश में गए, वो या तो किसी भारत के भारतीय धर्म के प्रचार के लिए गए थे, या फिर वो जो व्यापार करने गए थे। प्राचीन संदर्भ में हमें मिलता है कि भारत से जो भी विदेश गए थे वो अक्सर व्यापारी थे, या फिर जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, या फिर कला और विज्ञान के राजदूत के प्रतिनिधि के रूप में ही गए थे। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, भारतीय सभ्यता और धर्म के राजदूत या फिर दुर्लभ वस्तुओं के व्यापारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला बुद्ध की मौसी और सौतेली माँ दोनों थी तथा बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला और जो बुद्ध की माँ और मौसी भी थी, वह सौतेली माँ और मौसी थी। तो वह कौन थी? आम्रपाली, यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी या फिर माया देवी। आम्रपाली जो यह वैशाली की एक प्रसिद्ध महिला थी जिसे नगर वधू कहा गया था। यशोधरा जो सिद्धार्थ की पत्नी थी। महाप्रजापति गौतमी ही थी जो बुद्ध की सौतेली माँ थी और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। माया देवी यह बुद्ध को जन्म देने वाली माँ थी। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर होगा, प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है कि फ्रायजी आंदोलन किसके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक कर मुक्त अभियान था? फ्रायजी आंदोलन जो किसके नेतृत्व में हुआ था, जो एक कर मुक्त आंदोलन का कर मुक्त अभियान था? तो यह हुआ था शरीयतुल्लाह खान के नेतृत्व में। 1 नंबर ऑप्शन। बंगाल में इन्होंने फ्रायजी आंदोलन चलाया था जो 1818 से लेकर 1820 के दरमियान चला था। साहब वलीउल्लाह ये 18वीं सदी के उत्तरी भारत के एक धार्मिक नेता थे। अहमद बरेलवी यह भी धार्मिक नेता थे। और भवानी पाठक जो बंगाल के एक क्रांतिकारी थे। तो इसमें जो इसका फ्रायजी आंदोलन चलाने वाले थे वह थे शरीयतुल्लाह खान। 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में 4 वर्णों के बाहर के समूह को किस रूप में जाना जाता था? प्राचीन भारत में हम जो 4 वर्ण देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों से भी अगर कोई बाहर का कोई समूह था, उन्हें किस रूप में जाना जाता था? तो उन्हें जाना जाता था पंचम रूप में। 3 नंबर ऑप्शन है जो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, उन्हें पंचम नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि 1914 की कोमागाटा मारू घटना में भारतीय अप्रवासियों को प्रवेश देने से मना किया था। कहां पर प्रवेश देने से मना किया था? वो शहर कौन सा था जहां पर प्रवेश देने से मना किया गया था? तो वह था वैंकूवर। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कुरुम्बा और इरुला क्या है? कुरुम्बा और इरुला क्या है? तो यह दक्षिणी भारत के जनजातीय समूह है। कुरुम्बा और इरुला जो यह दक्षिणी भारत के जनजातीय समुदाय है। जनजातीय समुदायों के नाम है कुरुम्बा और इरुला। 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि रामायण में किस महिला को 2 पतिव्रताओं के बीच उल्लेखनीय मुलाकात में सीता से मिलने के रूप में वर्णित किया गया? वाल्मीकि रामायण के अंदर कौन सी महिला को जो 2 पतिव्रताओं के बीच उल्लेखनीय मुलाकात में सीता से मिलने के रूप में वर्णित किया गया? गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति या फिर अनुसुईया? गार्गी जो ये वैदिक युग की स्त्री थी। गार्गी का उल्लेख जो वेदों में मिलता है तो यह वैदिक युग की स्त्री थी। मैत्रेयी जो है इनका उल्लेख जो हमें उपनिषदों के अंदर मिलता है। मैत्रेयी का उल्लेख हमें उपनिषदों में मिलता है। अरुंधति यह भी एक पौराणिक पात्र है लेकिन रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। और जो अनुसुईया थी, अनुसुईया का जो उल्लेख हमें मिलता है यह उल्लेख हमें रामायण के अंदर मिलता है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कोलेरियन प्रजाति कोलेरियन प्रजाति से संबंधित नहीं है? कोलेरियन प्रजाति से संबंधित इनमें से कौन सी जनजाति नहीं है? तो यह गोंड। गोंड जो द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। गोंड का जो संबंध है यह द्रविड़ प्रजाति से। बाकी जो तीन दे रखे हैं, असुर, संधाल और मुंडा, ये तीनों यह जो कोलेरियन प्रजाति से संबंधित है। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन देबल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? देबल बंदरगाह जो यह कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले नंबर पर है गंगा डेल्टा, दूसरा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तीसरा सिंधु डेल्टा और चौथा है सुंदरबन डेल्टा। गंगा डेल्टा जो है यह बंगाल क्षेत्र में या फिर हम कहें कि पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में स्थित है गंगा डेल्टा। ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी पूर्वी भारत में, और सुंदरबन डेल्टा भी है जो बंगाल के अंदर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है सुंदरबन डेल्टा। तो इसमें पूछा गया है देबल बंदरगाह, तो देबल बंदरगाह कहाँ है? देबल बंदरगाह सिंधु डेल्टा के मध्य स्थित, सिंधु डेल्टा में स्थित है देबल बंदरगाह, जो जिसे अलीम ए दब या सिंध क्षेत्र के पास स्थित बताया है। अलीम ए दब या फिर सिंध क्षेत्र के पास है जो स्थित बताया गया है। तो सिंधु डेल्टा इसका राइट आंसर होगा, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिजलाल की फिजी में गिरमिटिया मजदूरों का परित्याग, ब्रिजलाल की फिजी में गिरमिटिया मजदूरों का परित्याग विवरण चलो जहाजी के अनुसार फिजी में भारतीय प्रवासी समुदायों के बीच कौन सी सांस्कृतिक विलोपन के प्रतिरोध का प्रतीक बन गई थी? ब्रिजलाल की फिजी में गिरमिटिया मजदूरों का प्रत्यक्ष विवरण चलो जहाजी के अनुसार फिजी में भारतीय प्रवासी समुदायों के बीच कौन सी प्रथा जो सांस्कृतिक विलोपन के प्रतिरोध का कारण बन गई थी? तो वह थी रामलीला का प्रदर्शन और भाषा विद्यालय। ब्रिजलाल ने दिखाया कि गिरमिटिया समुदाय ने अपने धार्मिक सांस्कृतिक जो आयोजन थे जिनमें रामलीला थी, मातृभाषा जो था वह विद्यालयों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक की पहचान जो बनाए रखी थी। तो 4 नंबर जो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला 138 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रशासक और आरंभिक मानव विज्ञानी, ब्रिटिश प्रशासक और आरंभिक मानव विज्ञानी जनजातीय समुदायों की अवधारणा प्राय किस प्रकार बनाते थे? ब्रिटिश प्रशासक और आरंभिक मानव विज्ञानी जो जनजातीय समुदायों की अवधारणा जो प्राय किस प्रकार बनाते थे? तो सामाजिक जीवाश्म या आदिम के रूप में, 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि जनजातीय अध्ययनों के लिए एक प्रमुख निर्जातीय स्रोत पीपुल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया? जनजातीय अध्ययनों के लिए एक प्रमुख निर्जातीय स्रोत पीपुल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के द्वारा, और यह शुरू किया गया था 1992 के अंदर। 1992 में इसे शुरू किया गया था भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के द्वारा जो इसे शुरू किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस नारीवादी इतिहासकार ने रिकास्टिंग वीमेन एसेज इन इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री, रिकास्टिंग वीमेन एसेज इन इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री नामक पुस्तिका लिखी थी? कौन से नारीवादी इतिहासकार ने लिखी थी? तो यह लिखी थी कुमकुम संगारी और सुदेश विहा के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ओरिएंटलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ओरिएंटलिज्म नामक जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? फैनन के द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा, एडवर्ड सईद के द्वारा या फिर फैकोल्ट के द्वारा? फैनन जो है यह उपनिवेशवाद की मानसिक हिंसा पर इन्होंने लिखा था। इनकी जो पुस्तक है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नाम से इनकी पुस्तकें आती है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और दास प्रथा के अंत तथा सिविल वॉर के नेतृत्व के लिए ये प्रसिद्ध हुए थे। इसमें जो पूछा गया ओरिएंटलिज्म जो पुस्तक है, यह ओरिएंटलिज्म पुस्तक लिखी गई थी एडवर्ड सईद के द्वारा। 1978 में इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक है जो 1978 के अंदर लिखी थी, और इसमें इन्होंने कहा था कि यूरोप ने पूर्व को हमेशा कमतर, रहस्यमयी, पिछड़ा दिखाया ताकि उस पर शासन को उचित ठहराया जा सके। तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी एडवर्ड सईद के द्वारा लिखी गई थी। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा।
और इसमें जो फैकोल्ट जो है यह एक दार्शनिक थे और ये कहाँ के थे, तो यह थे फ्रांसीसी दार्शनिक थे। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य एशिया के यायावर समूहों में से एक नहीं है। कौन है जो मध्य एशिया के यायावर समूह में से एक नहीं है? वुसुन, झिंगुन, मंगोल या अरेंटे, इनमें से कौन है जो मध्य एशिया के यायावर यानी जो घुमतू जो समुदाय होते थे, इधर उधर घूमने वाले जो समुदाय होते थे, उन्हें यायावर कहा गया था। तो इनमें से कौन नहीं थे? सबसे पहले वुसुन मध्य एशिया के ही सबसे प्राचीन घुमतू समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। चीनी स्रोतों के अंदर भी हमें जो इनका उल्लेख हमें मिलता है। दूसरे झोंगनू, यह भी मध्य एशिया की घुमतू जनजाति थी और इन्हीं से हुन संस्कृति का विकास हुआ था। हुन एक संस्कृति थे, हुन संस्कृति का विकास इन्हीं झोंगनू से हुआ था। मंगोल जो यह भी मध्य एशिया के थे, चंगेज खान के द्वारा इनका एकीकृत किया गया था। अरेंटे जो यह ऑस्ट्रेलिया के समुदाय थे, यह मध्य एशिया के नहीं बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया के समुदाय थे। ओरेंगो ऑस्ट्रेलिया के समुदाय थे। तो इसमें मध्य एशिया के पूछे, मध्य एशिया के कौन से नहीं थे, तो अरेंटे जो ऑस्ट्रेलिया के थे। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात के संबंध में कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही कथन है? सबसे पहला कि 0 से 19 आयु वर्ग के लिए लिंगानुपात 901 था। तो 0 से 19 आयु वर्ग का लिंगानुपात का हमें आंकड़ा नहीं मिलता है। आंकड़ा जो मिलता है 0 से 6 वर्ष की आयु का मिलता है और 0 से 6 वर्ष की आयु का जो लिंगानुपात था यह था 919। 2011 की बात करें तो 919 था और अगर 2001 की बात करें, 2001 के अंदर है जो 927 था। तो 2001 में 927 था और 2011 के अंदर 919 था। 0 से 6 वर्ष का, इसमें 0 से 19 वर्ष का है, 19 वर्ष का कोई आंकड़ा ही नहीं दिया गया था। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 954 था। तो ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 954 नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो लिंगानुपात था यह 949 था। ग्रामीण क्षेत्रों में 949 लिंगानुपात था। शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 929 था। तो शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 929 बिल्कुल सही था। और भारत का लिंगानुपात 940 नहीं था बल्कि 943 था। तो शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 929 था। यह बात इसकी बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के यूरोपीय साम्राज्यवाद का आधार बनी केंद्र परिधि व्यवस्था का परिणाम थी। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय साम्राज्यवाद का आधार बनी 19वीं शताब्दी के यूरोपीय साम्राज्यवाद का आधार बनी केंद्र परिधि व्यवस्था का किसका परिणाम थी? तो यह किसका परिणाम थी? यूरोप का आर्थिक आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण का। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी पर आधारित पुस्तक द हिंदू हिस्ट्री कश्मीर लिखी थी? द हिंदू हिस्ट्री कश्मीर जो पुस्तक है यह राजतरंगिणी पर आधारित पुस्तक थी और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? एच विल्सन के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा, हेरोल्ड हेमन के द्वारा या फिर विलियम विनकिंसन के द्वारा। तो विलियम विनकिंसन ने तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। भगवत गीता का इन्होंने अनुवाद किया था। विलियम जोन्स जो है ये एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। एशियाटिक जो सोसाइटी की स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो राजतरंगिणी पर आधारित जो पुस्तक लिखी थी द हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, यह लिखी गई थी एच विल्सन के द्वारा। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने कालिदास की संकोतला का अंग्रेजी में अनुवाद किस वर्ष किया? विलियम जोन्स ने जो कालिदास की जो अभिज्ञान संकोतलम जो पुस्तक थी उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। यह अंग्रेजी अनुवाद किस वर्ष किया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा जो कालिदास की अभिज्ञान संकोतला जो पुस्तक थी उसका अंग्रेजी जो अनुवाद किया था यह किया था 1789 के अंदर। 1789 के अंदर इसका अनुवाद किया था। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1982 में हथनोरा गांव के पास होमिनिड क्रोटी की शीर्ष की खोज की, यानी कि सिर की खोज की और तत्पश्चात इसका नाम होमो इरेक्टस नेमेडियंस रखा था?
किसने जो 1982 में हथनोरा के पास एक होमोनिड कोटि के सिर की खोज की थी और इसके पश्चात इसका नाम होमो इरेक्टस रखा था। यह खोज किसके द्वारा की गई थी? वीएस वाणकर के द्वारा, रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा, अरुण सोनिका के द्वारा या फिर बिरबल साहनी के द्वारा। तो बिरबल साहनी ने जो थे यह वनस्पति वैज्ञानिक थे और इन्होंने पौधों के जीवाश्म पर कार्य किया था। तो यह तो वनस्पति वैज्ञानिक थे, तो यह तो इसमें होंगे ही नहीं। वनस्पति वैज्ञानिक थे बिरबल साहनी। अरुण सोनेका जिन्होंने 1982 के अंदर जो हथनोरा से एक होमोनिड कोटि के सिर की खोज की थी, जिसे होमो इरेक्टस नाम दिया गया था। और यह हथनोरा कहाँ पर था? हथनोरा जो था यह नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी के अंदर, नर्मदा घाटी में 1982 में जो एक मानव खोपड़ी, हम जो कह सकते हैं मानव खोपड़ी की जो इन्होंने खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्हें भारतीय प्राग इतिहास काल का इन्हें जनक माना जाता है, 1863 के अंदर 1863 में इन्होंने हैंड एक्स की खोज की थी। हैंड एक्स मिला था इनको, और हैंड एक्स ये कहाँ से मिला था? तो हैंड एक्स मिला था पलवरम से। पलवरम जो तमिलनाडु का जो स्थान है पलवरम, वहाँ से इनको 1863 में एक हैंड एक्स मिला था। और वीएस वाणकर ने जो भीमबेटका की खोज की थी। तो इसमें हथनोरा के पास जो मानव खोपड़ी की जो खोज की थी, यह इन्हें की थी अरुण सोनिका के द्वारा। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एथेनियन लोकतंत्र का जनक किसे माना जाता है? एथेनियन लोकतंत्र का जनक किसे माना जाता है? पेरिक्लिस को, क्लिस्थनीज को, सोलोन को या फिर ड्रेको को? तो एंथेस का जो स्वर्ण युग था, स्वर्ण युग पेरिक्लिस के काल को माना जाता है। पेरिक्लिस का जो काल था इसे एंथेस का स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। लेकिन इसके जनक थे क्लिस्थनीज, जिन्होंने 508 बीसी के अंदर एथेंस में लोकतांत्रिक सुधार जो किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर किस औपनिवेशिक युग की संस्था को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो कौन सी संस्था थी जिसे यूपीएससी के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसे बदलकर उसका नाम यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया था? 4 संस्थाओं के नाम दे रखे हैं: फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक अपॉइंटमेंट बोर्ड, इंडियन सिविल सर्विस कमीशन या फिर काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। इनमें से कौन सी थी जिसको जो प्रतिस्थापित करके यूपीएससी किया गया था? तो यह थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी जो स्थापना हुई थी यह 1935 के एक्ट के तहत हुई थी और 26 जनवरी 1950 को इसे बदलकर यूपीएससी बना दिया था। सेंट्रल पब्लिक अपॉइंटमेंट बोर्ड जो है यह 1926 में ली आयोग के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1926 के अंदर हुई थी। और जो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म है इसकी तो स्थापना ही 1966 में की गई थी, 1966 के अंदर बनी थी। तो 1950 में जो यूपीएससी में प्रतिस्थापित किया था वह था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मध्य एशिया से आने वाली 2 स्वदेशी समाजों का युग्म है? मध्य एशिया से आने वाली 2 स्वदेशी समाजों का युग्म यानी कि दो समाजों के युग्म दे रखे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही है जो मध्य एशिया से आया था? तो सबसे पहले नंबर पर दे रखे हैं ताजिक और मंगोल मध्य एशिया के थे, ताजिक जो ईरानी मूल के थे। दूसरे नंबर पर है ताजिक जो ईरानी थे और मंगोल मध्य एशिया के थे। दूसरे नंबर पर है उइगर और पश्तून। उइगर जो तुर्क क्षेत्र के थे और पश्तून जो अफगान और पाकिस्तान की जो सीमा का क्षेत्र है यहाँ के थे। तो यह अफगान क्षेत्र के हम इन्हें मान सकते हैं। और उइगर जो यह तुर्क क्षेत्र के थे। तीसरे में कजाक और किर्गिज ये दोनों ही है जो मध्य एशिया के ही समूह थे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। चौथे नंबर में हजारा और उज्बेक। हजारा जो यह मंगोल तुर्क ईरानियों का मिश्रण था और उज्बेक जो यह तुर्क मूल के थे।
तो इसमें जो मध्य एशिया से आने वाला दोनों स्वदेशी समाजों को पूछा तो इसमें कजाक होगा और किर्गिज होगा। कजाक और किर्गिज 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरलिज्म फॉर ए न्यू सेंचुरी टुवार्ड्स इंक्लूसिवनेस शीर्षक वाली रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो यह की थी 1999 के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका का विभाजन है जो निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष परिमाण है? अफ्रीका का विभाजन किसका प्रत्यक्ष परिमाण है? टोरडेसियस की संधि, अफीम युद्ध, बर्लिन सम्मेलन या फिर अमेरिकी क्रांति? तो अमेरिकी क्रांति तो अमेरिका के अंदर हुई थी, 1776 के अंदर हुई थी। इसका अफ्रीका का विभाजन से कोई संबंध नहीं है। टोरडेसियस की जो संधि है यह स्पेन और पुर्तगाल के मध्य हुई थी। टोरडेसियस की संधि जो यह हुई थी स्पेन और पुर्तगाल के मध्य, और यह हुई थी 1494 में स्पेन और पुर्तगाल के मध्य हुई थी। अफीम जो युद्ध हुआ था यह चीन और ब्रिटेन के मध्य हुआ था। अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के मध्य हुआ, तो यह भी इसका नहीं होगा। बर्लिन सम्मेलन 1884-85 के अंदर जो बर्लिन सम्मेलन हुआ था यह जर्मन के चांसलर बिस्मार्क के द्वारा इसका जो यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसी सम्मेलन के दौरान जो यूरोपीय शक्तियाँ थी इन्होंने आपस में ही अफ्रीका का विभाजन कर लिया था। आधा सबने आधा आधा करके रख लिया था। तो इस बर्लिन सम्मेलन के अंदर ही अफ्रीका का विभाजन जो यूरोपीय शक्तियों के द्वारा किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इसमें 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा है जो गलत है। सबसे पहला है कि मुजफ्फर आलम ने मुगल राज्य की प्रकृति के बारे में एक पैतृक नौकरशाही सिद्धांत प्रदान किया। मुजफ्फर आलम ने मुगल राज्य की प्रकृति के बारे में एक पैतृक नौकरशाही सिद्धांत प्रदान किया था। तो बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राज्य की पैतृक नौकरशाही प्रकृति का यह मॉडल मैक्स वोवर के मॉडल पर आधारित था। तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तो ए और आर दोनों इसके सही रहेंगे। तो ए और आर दोनों सही कौन से ऑप्शन में? 1 नंबर ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतिहास लेखन के प्रति जदुनाथ सरकार के दृष्टिकोण का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इतिहास लेखन के प्रति जदुनाथ सरकार के दृष्टिकोण का सर्वोत्तम रूप से वर्णन कौन सा कथन है जो करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कि एक अत्यधिक व्यक्तिपरक और व्याख्यात्मक शैली जिसमें प्राय व्यक्तिगत टिप्पणी और राष्ट्रवादी भावनाएं शामिल है। एक अत्यधिक व्यक्तिपरक और व्याख्यात्मक शैली जिसमें प्राय व्यक्तिगत टिप्पणी और राष्ट्रवादी भावनाएं सम्मिलित है। दूसरा ऑप्शन है कि एक दृष्टिकोण जो प्राथमिक दस्तावेजों की तुलना में द्वितीयक स्रोतों और औपनिवेशिक इतिहास लेखन से प्रभावित व्याख्याओं पर अत्यधिक निर्भर रहता है। तो द्वितीयक स्रोतों की जो बात है यह जदुनाथ सरकार की नहीं थी। जदुनाथ सरकार जो प्राथमिक स्रोतों पर ही जो जोर देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है कि एक प्रविधि जिसने राजनीतिक वृत्तांत और दरबारी इतिहासों की तुलना में सामाजिक आर्थिक कारकों और भौतिक संस्कृति को प्राथमिकता दी थी। तो जदुनाथ सरकार जो राजनीतिक नहीं थे बल्कि राजनीतिक और सैन्य इतिहासकार थे। इसमें जो बात की गई है सामाजिक इतिहास की, सामाजिक आर्थिक इतिहास कारकों की बात की गई है। तो जदुनाथ सरकार सिर्फ राजनीतिक और सैन्य इतिहासकार ही थे। राजनीति और सैन्य युद्धों के बारे में ही उन्होंने लिखा था। तो तीसरा ऑप्शन भी इसका गलत होगा। चौथा है कि एक वस्तुनिष्ठ दृढ़ प्रविधि जो बहुभाषी समकालीन दस्तावेजों सहित प्राथमिक स्रोतों के संपूर्ण आलोचनात्मक उपयोग पर बल देते हैं। बिल्कुल जदुनाथ सरकार जो प्राथमिक स्रोतों की बात करते हैं। इन्होंने फारसी, राजस्थानी, मराठी, अंग्रेजी सहित जो भी बहुभाषी स्रोत मिले थे उन सभी का उपयोग किया था। और इसी के साथ इन्होंने मुगल इतिहास का अत्यंत ही वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया था। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा। जो जदुनाथ सरकार के इतिहास लेखन के प्रति जो उनके दृष्टिकोण को बिल्कुल सही ठहराता है। 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि वीडी चट्टोपाध्याय के अनुसार भारतवर्ष जैसी आरंभिक स्वदेशी धारणाओं की तुलना औपनिवेशिक इतिहास लेखन द्वारा भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थानों की अवधारणा में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया?
बीडी चट्टोपाध्याय के अनुसार भारतवर्ष जैसी आरंभिक स्वदेशी धारणाओं की तुलना में औपनिवेशिक इतिहास लेखन द्वारा भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थानों की अवधारणा में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया। सबसे पहला कि भारतवर्ष एक विशुद्ध पवित्र स्थान बन गया जो राजनीतिक प्रशासन से पूर्णतः पृथक हो गया। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारत को धार्मिक नहीं बल्कि भौगोलिक प्रशासनिक इकाई के रूप में जो परिभाषित किया था। दूसरा इसका जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि जनपदों की धारणा ने ऐतिहासिक अध्ययन की प्राथमिक इकाई के रूप में प्रमुखता हासिल की। जनपदों की धारणा ने ऐतिहासिक अध्ययन की प्राथमिक इकाई के रूप में प्रमुखता हासिल की थी। इसे हम आंशिक सही मान सकते हैं, लेकिन मुख्य फोकस है जो बदलाव की प्रकृति पर है। तो बदलाव की प्रकृति पर आगे के दो ऑप्शन और देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारत के एकता में अंतर्निहित अभाव पर बल दिया जो कि पूर्व औपनिवेशिक विचारधारा में पूरी तरह से अनुपस्थित था। तो तीसरा ऑप्शन तो इसका बिल्कुल गलत ही होगा। चौथा ऑप्शन है कि भारत की खुली ब्रह्मांडीय अवधारणा को एक बंद प्रशासनिक रूप से परिभाषित मानचित्रण योग्य क्षेत्रीय इकाई में बदल दिया गया। भारतवर्ष की खुली ब्रह्मांडीय अवधारणा को एक बंद प्रशासनिक रूप से परिभाषित और मानचित्रण योग्य क्षेत्रीय इकाई के रूप में बदल दिया। तो बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। भारतवर्ष जो प्राचीन ग्रंथों में एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक क्षेत्र था, अंग्रेजों ने इसे पहली बार निश्चित सीमाओं में नक्शे में या फिर मानचित्र में प्रशासनिक जिलों से परिभाषित किया था और बीडी चट्टोपाध्याय का मुख्य तर्क भी यही था। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द पीपुल ऑफ हिंदुस्तान। लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द पीपुल ऑफ हिंदुस्तान 1200 से 1500 ईस्वी के लेखक कौन है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द पीपुल ऑफ हिंदुस्तान 1200 से 1500, तो यह लिखी गई थी KM अशरफ के द्वारा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा का वर्णन किया गया। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है जो प्रशासनिक सेवाओं का वर्णन किया गया। यह पॉलिटी का प्रश्न हो गया, संविधान के बारे में पूछा गया, फिर भी हम कर लेते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो वर्णन हमें मिलता है यह अनुच्छेद 312 के अंदर मिलता है। अनुच्छेद 312 में जो IAS, IPS, IFS जो है इनका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद अगर 249 की बात की जाए तो इसमें राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की जो शक्ति देने की बात की गई है। अनुच्छेद 349 के अंदर भाषा संबंधी विशेष प्रावधान है। भाषा संबंधी प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 349 के अंदर है। और अनुच्छेद 223 की अगर बात की जाए तो इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जो हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, इसका उल्लेख है जो अनुच्छेद 223 के अंदर किया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है। तो हमें पूछा गया है इसमें प्रशासनिक सेवाओं का वर्णन, तो प्रशासनिक सेवाओं का जो वर्णन हमें मिलता है तो अनुच्छेद 312 के अंदर मिलता है। 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस विचार के लिए प्रासंगिक है कि यथार्थ व्याख्या के लिए सांस्कृतिक विचित्रताओं और ऐतिहासिक संदर्भ की समझ की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस विचार के प्रति प्रासंगिक है कि यथार्थ व्याख्या के लिए सांस्कृतिक विचित्रताओं और ऐतिहासिक संदर्भ के समझ की आवश्यक है। जातीय इतिहास, कालानुक्रमिक पाठ, प्रासंगिक समझ या फिर स्तर क्रम का व्युत्क्रम। तो इसका बिल्कुल जो ऑप्शन होगा 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। कालानुक्रमिक जो पार्ट है यह टाइमलाइन पर आधारित हो गया। और जातीय इतिहास है, इसमें जनजातियों का जो अध्ययन किया जाता है। इसमें पूछा कि यथार्थ व्याख्या के लिए सांस्कृतिक विचित्रता और ऐतिहासिक संदर्भ की समझ के लिए प्रासंगिक समझ। 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर किस वर्ष विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने जो सिंध पर विजय प्राप्त की थी किस वर्ष की थी, तो यह की थी 712 ईस्वी के अंदर। 712 ईस्वी में की थी। पहला ऑप्शन है 798 ईस्वी, तो 715 ईस्वी के अंदर। तो 715 ईस्वी में तो
कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो 798 तो होगा नहीं, 715 ईस्वी में कासिम की मृत्यु हो जाती है। और 809 ईस्वी जो है यह जो अब्बासी खलीफाओं का जो काल था, अब्बासी खलीफाओं का काल था, ये 809 ईस्वी के आसपास का था। और 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके सिंध पर विजय प्राप्त की थी, कब्जा किया था। और सिंध का उस समय शासक कौन था? तो सिंध का शासक था दहार। दहार जो सिंध का शासक था, इसे पराजित करके सिंध पर कब्जा किया था। तो इसका जो होने वाला है यह होगा 4 नंबर ऑप्शन, 712 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव साम्राज्यवाद की भूमिका। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव साम्राज्यवाद की भूमिका पहले के यूरोपीय उपनिवेश से किस रूप से भिन्न थी? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव साम्राज्यवाद की जो भूमिका यह पहले के यूरोपीय उपनिवेश से किस प्रकार से भिन्न थी? पहला ऑप्शन है कि इसमें मुख्यतः राजनीतिक नियंत्रण के बिना आर्थिक शोषण पर अधिक जोर दिया गया। तो जो यह राजनीतिक नियंत्रण के बिना आर्थिक शोषण पर जोर देने की जो विचार है, यह पुराने उपनिवेश से जुड़ा है, ना कि नव साम्राज्यवाद की भूमिका से। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि इसमें पारदेशिक अर्जन के लिए औद्योगिक प्रौद्योगिकी और राज्य शक्ति का अत्यधिक उपयोग हुआ था। तो बिल्कुल मशीन गन, टेलीग्राफ, रेलवे, आधुनिक नौसेना, इन सभी का जो आधुनिकीकरण किया गया था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि रूसो की द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज उनकी क्या थी? गणित पर कृति थी, पहली मुख्य प्रकाशित कृति थी, अंतिम मुख्य कृति थी, या फिर एकमात्र उपन्यास था? रूसो की द डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज कौन सी कृति थी? तो गणित पर रूसो ने कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा था। तो गणित पर तो कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं था। उनकी जो प्रमुख जो रुचि थी वो राजनीति पर थी, इसके अलावा दर्शन पर थी, राजनीति पर, दर्शन पर, समाज पर, शिक्षा पर, इन पर थी। तो गणित पर तो उनकी कोई भी कृति नहीं है। द डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज जो यह उनकी पहली मुख्य प्रकाशित कृति थी, पहली मुख्य प्रकाशित कृति जो 1750 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसी के अंदर सभ्यता और विज्ञान का विकास नैतिक पतन का कारण है, यह बात उन्होंने कही थी। अंतिम अगर उनकी मुख्य कृति की बात करें जो 1762 के अंदर प्रकाशित हुई थी, तो एक तो ईमाइल थी और एक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों ये जो 1762 के अंदर प्रकाशित हुई थी, जो उनकी अंतिम कृति थी। तो पहली जो कृति थी वह थी द डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस, जो 1750 के अंदर प्रकाशित की गई थी। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक भारत की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया? औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक भारत की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया था? सबसे पहले कि यह वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के एक संवर्त अर्थव्यवस्था बनी। यह वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था से एक संवर्त अर्थव्यवस्था बनी। तो औपनिवेशिक काल में भारत कभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था था ही नहीं। तो पहला ऑप्शन इसका सीधा ही गलत हो जाएगा। दूसरा कि यह औपनिवेशिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था बनी थी। तो औपनिवेशिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि यह कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था बनी थी। तो इसमें उल्टा दे रखा है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा कि यह औपनिवेशिक कृषि संबंधी अवस्था से कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था बनी थी। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था से यह पूंजीवादी वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था बनी थी। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल है जो सही उत्तर रहेगा। चौथे ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है कि यह समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनी थी। तो समाजवाद का जो काल था, यह समाजवाद का काल 1950 से 80 के दरमियान का था, 80 के दरमियान का था। और इन्होंने हमसे औपनिवेशिक काल के बारे में पूछा है। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इस हिसाब से सही नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी कौन से देश में? मैक्सिको में, ब्राजील में, चीन में या फिर भारत में? ब्राजील में जो जनजातीय आबादी है यह लगभग 1-2% ही है, तो ब्राजील में तो बहुत कम है। चीन के अंदर 55 मान्यता प्राप्त जो जनजाति रहते हैं, लेकिन यह भी भारत से कम है। भारत में जो लगभग 10 करोड़ जो जनजाति या आदिवासी रहते हैं, जो विश्व के दूसरे सबसे बड़ा देश, आदिवासियों का जो सबसे बड़ा देश अगर जनसंख्या के हिसाब से माना जाए तो भारत ही है। पहला अफ्रीका है और दूसरा जो भारत होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि एंथ्रोपोसीन पद से क्या अभिप्राय है? एंथ्रोपोसीन पद से क्या अभिप्राय है? तो वह अवधि जब मनुष्य पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को आकार देने में मुख्य शक्ति बन गया था, उस काल को जो एंथ्रोपोसीन काल कहा जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है, 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मेरी राय में स्वराज और रामराज्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। मेरी राय में स्वराज और रामराज्य जो एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन माई ओपिनियन स्वराज एंड रामराज्य आर वन एंड द सेम थिंग। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो कहा था महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हार क्या दर्शाती है? 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई थी। आपातकाल जो रहा था 1972 से 77 तक और 1975 से 77 तक। इसके पश्चात जो आम चुनाव होते हैं इनमें इंदिरा गांधी की हार होती है। तो इंदिरा गांधी की हार क्या दर्शाती है? सबसे पहला कि भारत में निरंकुशतावाद का उदय। तो निरंकुशतावाद का उदय नहीं बल्कि अंत हुआ था, क्योंकि निरंकुशतावाद का जो काल था या तो आपातकाल के दौरान जो 1975 से 77 का जो काल था, इसे निरंकुशतावाद का उदय कहा गया था। 1977 में इंदिरा गांधी की हार तो यह दर्शाती है कि निरंकुशता का अंत हुआ था। तो पहला ऑप्शन तो इसका गलत होगा। दूसरा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विफलता। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की विफलता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की तो इसमें सफलता थी कि आपातकाल के बाद भी एक सफल चुनाव करवाए। तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत होगा। तीसरा कि विपक्षी राजनीति का पतन। विपक्षी राजनीति का पतन नहीं हुआ। विपक्षी राजनीति का पतन होता तो इंदिरा गांधी की जीत होती। इंदिरा गांधी की हार हुई, मतलब विपक्षी जो राजनीति थे, विपक्ष जो थे, विपक्ष तो एकजुट हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत होगा। चौथा कि सत्तावादी शासन के विरुद्ध एक पूर्वता और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लचीलेपन का प्रमाण मिलता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। जनता ने जो आपातकाल को नकार दिया था, पहली बार पीएम जो है खुद पीएम स्वयं चुनाव में हारे थे। यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता दर्शाता है, ना कि भारतीय लोकतंत्र का लचीलापन। जो भारतीय लोकतंत्र के इसमें परिपक्वता दिखती है, शक्ति को दर्शाता है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि लोक के अनुसार कौन सी प्रकृति की अवस्था पर प्रतिबंध। लोक के अनुसार कौन है जो प्रकृति की अवस्था पर प्रतिबंध लगाता है और व्यक्ति को दूसरों को क्षति पहुंचाने से रोकता है? तो तर्क द्वारा निर्देशित प्रकृति का नियम। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर पीपल। निम्नलिखित में से किसने कहा अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख? यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो अधिकतम लोगों के अधिकतम जो सुख है, यह बात कही थी जेरेमी बेथम के द्वारा। जेरेमी बेथम। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक को यूनिवर्सल डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है? यूनिवर्सल डॉक्टर के नाम से कौन से दार्शनिक को जाना जाता है? यूनिवर्सल डॉक्टर के नाम से थॉमस हॉब्स को, प्लेटो को, या थॉमस एक्विनास को, या फिर अरस्तु को? थॉमस हॉब्स, प्लेटो, थॉमस एक्विनास या फिर
अरस्तु को किसको जाना जाता है? थॉमस होब्स जो राजनीति दर्शन के लिए प्रसिद्ध थे, राजनीति दर्शन के लिए इन्हें हम जानते हैं। दूसरा प्लेटो, प्लेटो जो है फिलोसोफर किंग के सिद्धांत के रूप से जाने जाते हैं, फिलोसोफर किंग इन्हें कहा जाता है। थॉमस एक्विनस, थॉमस एक्विनस इन्हें जो चर्च ने इन्हें यूनिवर्सल डॉक्टर की उपाधि दी थी। यूनिवर्सल डॉक्टर की जो उपाधि है इनको चर्च के द्वारा दी गई थी। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अरस्तु जो इनको जो द फिलोसोफर कहा जाता था, द फिलोसोफर, द फिलोसोफर की जो उपाधि है यह अरस्तु को दी गई थी। तो यूनिवर्सल डॉक्टर की जो उपाधि है यह थॉमस एक्विनोस को दी गई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि मैकियावेली की किस कृति का मुख्य विषय स्वतंत्र नागरिकों का समाज निर्माण है? मैकियावेली की कौन सी कृति का मुख्य विषय स्वतंत्र नागरिकों का समाज निर्माण है? तो यह द प्रिंस का, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस का, डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग का, या फिर द आर्ट ऑफ वॉर का। द प्रिंस जो है यह शासन के लिए शक्ति संचालन की पुस्तक है। शासन के बारे में, शासन की शक्ति संचालन के बारे में इनकी जो पुस्तक है जो है द प्रिंस नाम से। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस यह एक ऐतिहासिक वृत्तांत है। डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग, डिस्कोर्सेज ऑन जो लिविंग यह इसमें गणराज्यवाद पर विचार किया गया, नागरिकों की भागीदारी, स्वतंत्रता, सार्वजनिक सदाचार पर इसमें जोर दिया गया है। तो स्वतंत्र नागरिकों का समाज निर्माण की जो बात की गई है यह की गई मैकियावेली की कृति, मैकियावेली की ग्रंथ, मैकियावेली का पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग के अंदर। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एरिका बैनर, एरिका बैनर की आधुनिक पुनर्व्याख्या में मैकियावेली के राजनीतिक कॉर्पस में प्रिंस की क्या भूमिका है? एरिका बैनर की आधुनिक पुनर्व्याख्या में मैकियावेली के राजनीतिक कॉर्पस में प्रिंस की क्या भूमिका है? तो उत्पीड़न की सूक्ष्म पैरोडी, उत्पीड़न की सूक्ष्म पैरोडी 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्रिस्टोफ जेफरलोट, क्रिस्टोफ जेफरलोट के अनुसार 1990 के दशक में उत्तर भारत में अपनी निर्वाचक अपील को व्यापक बनाने के लिए भाजपा ने कौन सी प्रमुख रणनीति अपनाई थी? क्रिस्टोफ जेफरलोट के अनुसार 1990 के दशक में उत्तर भारत में अपनी निर्वाचक अपील को व्यापक बनाने के लिए भाजपा ने कौन सी प्रमुख रणनीति अपनाई थी? तो पहला ऑप्शन है ओबीसी की, ओबीसी को आकर्षित करने के लिए हिंदुत्व और सामाजिक इंजीनियरिंग। दूसरा है मध्यम मार्गी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन से राजनीतिक वियोजन, क्षेत्रीय दलीय गठबंधनों के साथ गांधीवादी समाज पर बल, या फिर संघीय पुनर्गठन के साथ आर्थिक नवोदार का एकीकरण। तो संघीय पुनर्गठन के साथ आर्थिक नवोदार का जो एकीकरण है यह तो 2014 के बाद की भाजपा की रणनीति है। तो 1990 के दशक की जो थी यह थी ओबीसी के आकर्षित करने के लिए हिंदुत्व और सामाजिक इंजीनियरिंग का जो रणनीति जो अपनाई थी यह था 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इकोसिस्टम शब्द किसने प्रतिपादित किया? इकोसिस्टम जो शब्द है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? एजी टेंसले ने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, एर्नेस्ट हैक्ले ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने। तो जो एर्नेस्ट हैक्ले इन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया था। इकोलॉजी जो शब्द है यह एर्नेस्ट हैक्ले ने दिया था, लेकिन इकोसिस्टम जो शब्द है यह दिया था एजी टेंसले ने, और यह शब्द दिया था 1935 के अंदर। 1935 में जो इकोसिस्टम शब्द एजी टेंसले के द्वारा दिया गया था। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सेंट थॉमस एक्विनोस, सेंट थॉमस एक्विनोस जैसे विचारकों द्वारा चिन्हित कौन सी शताब्दी प्राय इसको लेटिसवाद का स्वर्ण काल माना जाता है? सेंट थॉमस एक्विनोस जैसे विचारकों द्वारा चिन्हित कौन सी शताब्दी इसको लेटिस का वाद का स्वर्ण काल माना जाता है? तो यह माना जाता है 13वीं शताब्दी। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉमस एक्विनोस के राजनीतिक प्राधिकार पर, निम्नलिखित में से कौन सा थॉमस एक्विनोस के राजनीतिक प्राधिकार पर उनके सुमा
सुमा में व्यक्त दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो थॉमस एक्विनोस के राजनीतिक प्राधिकार पर उनके सुमा थियोलॉजिका में व्यक्त दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? पहला ऑप्शन है कि वेद राजनीतिक प्राधिकार देश और प्राकृतिक कानून से प्राप्त होता है तथा शासकों को तर्क और न्याय के अनुसार शासन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि चर्च को किसी भी प्रकार के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक प्राधिकार को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यह बात तो बिल्कुल गलत है। सभी राजनीतिक प्राधिकार लोगों की सहमति से प्राप्त होते हैं, जिससे दैवीय कानून गौण हो जाता है। तो दैवीय कानून गौण की बात भी नहीं की गई थी। राजनीतिक शक्ति पूरी तरह से सम्राट की इच्छा से उत्पन्न होती है और यह नैतिक कानून से बाधा बंधी नहीं रहती है। तो नैतिक कानून से बंधी नहीं रहती है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। वेद राजनीतिक प्राधिकार देशीय और प्राकृतिक कानून से प्राप्त होता है तथा शासकों को तर्क और न्याय के अनुसार शासन करना चाहिए। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन और जीन ड्रेज ने अपनी पुस्तक एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रोडिक्शन में तर्क दिया कि भारत की विकास प्रक्रिया में सतत बहिष्कार का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अमर्त्य सेन और जीन ड्रेज ने अपनी पुस्तक एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रोडिक्शन में तर्क दिया था कि भारत की विकास प्रक्रिया में सतत बहिष्कार का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुख्य कारण कौन सा बताया था? अत्यधिक केंद्रीय नियोजन और औद्योगिक लाइसेंस का। तो यह जो है यह 1991 से पहले की समस्या थी। खराब सार्वजनिक सेवाएं और सामाजिक आधारभूत संरचना का अभाव। तो बिल्कुल यही बात इसमें की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रबुद्ध दार्शनिक ने एमिल की रचना की थी? कौन से दार्शनिक थे जिन्होंने एमिल की रचना की थी? तो यह किसके द्वारा की गई थी? डेनिस दिदरो के द्वारा, वोल्टेयर के द्वारा, जॉन रूसो के द्वारा या फिर मोंटेस्क्यू के द्वारा? अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि यह रूसो की अंतिम पुस्तकों में से एक थी जो 1762 के अंदर प्रकाशित हुई थी। तो यह रूसो की पुस्तक है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके अंदर जो बाल शिक्षा पर जोर दिया गया है, बाल शिक्षा पर है जो यह विश्व प्रसिद्ध इसे ग्रंथ हम कह सकते हैं। तो बाल शिक्षा पर लिखा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है एमिल, जो 1762 में रूसो के द्वारा लिखा गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसके अंदर 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहला कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने संघीय व्यवस्था के साथ साथ प्रबल केंद्र का विकल्प चुना। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संघीय व्यवस्था के साथ साथ प्रबल केंद्र का विकल्प चुना। बिल्कुल सही है। संविधान में मजबूत केंद्र के प्रावधान किया गया। तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कि विभाजन हिंसा ही एकमात्र कारण था जिसके कारण नेताओं ने एक प्रबल केंद्र का विकल्प चुना। एकमात्र कारण, विभाजन हिंसा एकमात्र कारण हम नहीं कह सकते, इसके अनेक कारण थे। राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता थी, देशी रियासतों का एकीकरण करना था, प्रशासनिक एकता थी, सुरक्षा की चुनौती थी, आर्थिक नियोजन की जरूरत थी, इत्यादि बहुत सारे कारण थे जिनके कारण जो प्रबल केंद्र का विकल्प चुना था। तो केवल विभाजन हिंसा ही एकमात्र कारण अगर कहेंगे तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। तो इसमें कथन सही है लेकिन कारण इसका गलत है। तो ए सही है और आर जो गलत है। ए सही और आर गलत, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन शिलालेख में झीलों के संरक्षण का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन शिलालेख में झीलों के संरक्षण का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? झीलों के संरक्षण का स्पष्ट उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख या फिर मेहरौली लौह स्तंभ। मेहरौली लौह स्तंभ या तो एक विजय स्तंभ है मेहरौली लौह स्तंभ, तो यह तो नहीं होगा। तीसरे नंबर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, यह भी दान, विजय, नीति, धर्म पर आधारित लेख है। दूसरे नंबर पर है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, बिल्कुल ये झील पर है। इसमें सुदर्शन झील की मरम्मत
कि उसका हमें उल्लेख इसमें मिलता है, जो भारत का पहला पर्यावरणीय जल प्रबंधन अभिलेख के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यूजिन प्लेसेंट ओडम को, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर मेंडल को या फिर अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट को। तो ग्रेगर मेंडल ये तो आनुवंशिकी के जनक थे, पारिस्थितिकी के जनक नहीं बल्कि आनुवंशिकी के जनक थे। चार्ल्स डार्विन जो है यह विकासवाद के जनक थे। तो इसमें पारिस्थितिकी के जनक पूछा है, यह थे यूजिन प्लेसेंट ओडम। यूजिन यूजिन प्लेसेंट ओडम जो यह पारिस्थितिकी के जनक थे, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इन्हें वो कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक थी फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी नाम से इनकी पुस्तक भी थी। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अब आगे के जो 20 प्रश्न है यह टीचिंग मेथड से या पेडागोजी से जुड़े प्रश्न हैं। इतिहास विषय से संबंधित 180 ही प्रश्न थे, 20 प्रश्न इसमें पेडागोजी के आते हैं, आप सभी को इसका पता होगा। तो आगे के जो प्रश्न हैं ये सारे पेडागोजी के प्रश्न हैं, 20 प्रश्न। इन 20 प्रश्नों की जो पीपीटी PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्लास में हम इतने ही 180 प्रश्न ही करेंगे, ये सारे टाइप तो कर रखे हैं। इनके सारे जो PDF है जो इनके आंसर टिक करके टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हमने 180 प्रश्नों पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई क्लास में और तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।